तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया था कि यूनिट्स होती क्या है और उसका यूज क्या है। तो यूनिट्स के लिए मैंने बोला कि किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत हम लोग यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कहीं से कहीं तक की दूरी अगर आपको बतानी है तो आइदर आप मीटर में बताएंगे, आइदर आप किलोमीटर्स में बताते हैं। अगर आप मीटर या किलोमीटर वर्ड यूज नहीं करते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आप मीटर या किलोमीटर वर्ड यूज नहीं करते हैं तो हम किसी भी क्वांटिटी को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने किसी बॉडी का टेम्परेचर लिया और आपने बता दिया 97। 97 मीन्स व्हाट? 97 डिग्री सेल्सियस, 97 फ़ारेनहाइट, 97 केल्विन। सामने वाला नहीं समझ पाएगा तो वो एक कंफ्यूजन में रहेगा, यार 97 बता के अगला चला गया, इसका मतलब क्या है? तो जब तक आप बताओगे नहीं डिग्री केल्विन पे है या फ़ारेनहाइट पे है, तब तक हमें कैसे आइडिया लगेगा ना। मान लीजिए मैंने बोला कि इस क्लास की लंबाई आप जरा नाप दीजिए, तो एक बच्चा आया, उसने बोला सर ये लगभग है 25 मीटर्स, मान लीजिए उसने कह दिया मुझसे। अब मीटर ना बोला, उसने कहा सर 25 है, तो मैं उससे पूछूंगा बेटा 25 मिलीमीटर है इस क्लास का साइज, या 25 मीटर है, या 25 फीट में है, या 25 किलोमीटर, या 25 लाइट ईयर? कुछ भी सोच सकता हूं मैं। तो यूनिट्स का हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा रोल होता है, बहुत ज्यादा रोल होता है। समझ गए मेरी बात? अच्छा, दूसरी बात और अच्छा क्या बताया था यूनिट्स के बारे में बताइए। हर यूनिट का एक स्टैंडर्ड है, बहुत ध्यान से समझिएगा, खासतौर से 1, 2, 3 और 4 लोग, ठीक है। हर यूनिट का एक स्टैंडर्ड है। जैसे 1 मीटर की जो लेंथ है, हमारे इंडिया में एक स्टैंडर्ड है कि 1 मीटर की लेंथ मान लीजिए यहां से यहां तक की है। अब अगर आप किसी दूसरे कंट्री चले जाओगे तो वही लेंथ आपको मिलेगी देखने को। ऐसा मैंने एक एग्जांपल कल दिया था कि जैसे नेपाल के लोग थोड़े से छोटे होते हैं, तो वो ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं आप में हाइट ज्यादा होती है लोगों की तो 1 मीटर बड़ा है, हमारे यहाँ लोग छोटे हो तो 1 मीटर भी छोटा हो गया। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो जब इन यूनिट्स को बनाया जा रहा था, जब इन यूनिट्स के डिसीजन लिए जा रहे थे, एक कम्युनिटी बनाई गई थी जिसका नाम था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये हमारी भाषा में है। ओरिजिनल इसका नाम था, कोई बताएगा? सिस्टमे इंटरनेशनले, ये नाम था। हम अपनी भाषा में अगर बात करें तो हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, ठीक। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसके अनुसार आप ये मान लीजिए कि जो भी लेंथ, जैसे टाइम का 1 सेकेंड है तो जितना ड्यूरेशन हो गया, अब उतने ही ड्यूरेशन का 1 सेकेंड हर कंट्री में माना जाएगा। इसके लिए कुछ अलग डेफिनेशन भी बनाई गई जो आपके लिए पूरी तरह से यूजलेस है। आप एनसीईआरटी खोल के देखिएगा, आप 11th की किताबें खोल के देखिएगा, उसमें आपको मिलेगा कि 1 सेकेंड इज इक्वल टू इतना 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 इतना, 1 मीटर इज इक्वल टू ये। कोई मतलब नहीं, कोई पूछता नहीं है। तो जानकारी नहीं भी अगर आपका तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मेरी बात आ गई समझ में? दूसरा, यूनिट्स को एक्सप्लेन करने के लिए मेजरमेंट के कुछ सिस्टम भी बनाए गए। मेजरमेंट से याद आया, मेजरमेंट क्या होता है? अच्छा बताइए, मेजरमेंट जिसको हिंदी में हम लोग मापन के नाम से जानते हैं, आखिर ये क्या होता है? आपने नाम ये कई बार इस्तेमाल किया होगा अपने डेली लाइफ में कि अभी देखो हम अपना वेट मेजर करके आ रहे हैं, वजन नाप के आ रहे हैं, अभी देखो हम अपनी हाइट मेजर करवा के आ रहे हैं, है ना। तो ये मेजरमेंट है क्या? मापन क्या होता है अपने शब्दों में? चलो बताओ। किसी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के बारे में पता करना, बिल्कुल सही है। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? बैठ जा बैठ जा बैठ जा। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? हाँ बेटा बोल। किसी चीज का मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों के बारे में जानकारी लेना, ये भी जवाब से गलत नहीं कर सकते। जो हम सुनना चाहते हैं सुनने को वो तो बोलो। एक गाने की लाइन है, अरे मुंह तो खोलो कुछ तो बोलो, सुना होगा तुमने। नहीं। अच्छा एक बात बताओ, एक लाइन तुम्हारे आगे बनाता हूं, सबको दिख रही लाइन, ठीक है ना। आपके हिसाब से क्या है, ये लाइन बड़ी है या छोटी है? हाँ भाई, नहीं, अरे कुछ तो बोलो। बड़ी दिख रही छोटी दिख रही? बड़ी दिख रही, तुम बताओ। बड़ी दिख रही, आप बताओ बेटा। नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं, तुम नहीं, तुम बताओ।
कह रहे बोर्ड के, अब यार अगर मैं यहां से लाइन खींचना शुरू करूंगा, एक तो यहां से बना नहीं पाऊंगा, मेरी मजबूरी यार यहीं से बनाएंगे, यहीं तक बना पाएंगे, बोर्ड के हिसाब से तो तुम बताओ अच्छा बालक, क्या बढ़िया सब लोग बोल सकते हैं। अब बोलो और कोई कुछ कहना चाहेगा? इनको देते हैं मौका, इनको मौका देंगे। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग एक एक बार बोल चुके हो, वो भी बोलता रहता है, ये नहीं बोला। एक अकेली लाइन को देख के आप एक्चुअली कह ही नहीं सकते कि वो छोटी है कि बड़ी, राइट? ये हमने कैसे बताया? तुलना करके, कंपेयर करके, राइट? तो मेजरमेंट, पहले जो मेरे कान तरस रहे थे सुनने को, वो सुनो, वो शब्द क्या थे? अच्छा बोलो। मेजरमेंट, बैठ जाओ। अब देखो मैं क्या बोलने वाला हूं। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ टू बॉडी या मोर देन टू बॉडीज। मतलब जो मापन होता है, ये दो या दो से ज्यादा बॉडीज के साइज का कंपैरिजन है। कंपेयर करना मतलब समझते हैं आप, तुलना करना, तुलना करना, कंपेयर करना। तो मेजरमेंट ये एक तुलनात्मक प्रोसेस है, ठीक? अब आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है? मतलब समझो, आप किसी शॉप पे जाते हो कपड़ा खरीदने, तो हम लोग बोलते हैं भैया जरा 2 पॉइंट, जैसे मान लीजिए कुछ भी ले लेंगे, कोई मान लो छोटा छोटा मोटा ऐसे ही, तो आपको जरूरत है 2.25 मीटर का पड़ेगी, 25 मीटर पड़ेगी। अब वो कैसे नापता है? उसके पास मीटर स्केल को दोबारा नापा, 2 मीटर हो गया ना, आप उसी मीटर स्केल को 25 सेंटीमीटर ढूंढेगा, 2.25 चाहिए, 25 सेंटीमीटर ढूंढेगा, वहीं से काट देगा उठा के, करते काम। तो उसने क्या किया? आप कहोगे सर उसने मेजरमेंट किया। मेरी भाषा में बताऊं, ठीक है, उसने मेजरमेंट किया, लेकिन उसने कंपेयर भी तो किया कि 1 मीटर का स्केल कितनी बार चलाया उसने। क्या मेरी बात आई समझ में? ऐसे ही कोई भी मेजरमेंट एक तुलनात्मक प्रोसेस होता है, एक कंपेयर करने का, एक कंपैरिजन वाला प्रोसेस होता है, राइट? जैसे कहीं से कहीं तक की दूरी अगर आप नापते हैं, वो 25 मीटर को कैसे नापेगा? अगर उसको मैं 1 मीटर का स्केल दे दूं, तो वो 1 मीटर का स्केल पलट के फिर पलट के फिर पलट के फिर पलट के फिर पलट के यही तो नापेगा। बात सही है कि नहीं? या आप कहोगे नहीं सर हम तो सीधा उसको फीता दे देंगे नापने वाला, उससे उस मेजरिंग टेप में, उस नापने वाले फीते में भी तो मार्किंग होती है 1-1 मीटर से, तो काम तो वही हुआ। सुविधा ये मिली कि मीटर स्केल पलटना नहीं पड़ा, एक बार में नप गया, लेकिन किया तो 1 मीटर वाला ही काम तुमने, ठीक है ना? तो 25 मीटर का क्या मतलब हुआ? 1-1 मीटर की लंबाई 25 बार, तो ये होता है मेजरमेंट, ठीक? अब समझ में आई ना बात? अब ये तो 1 मीटर वाली बात मैं आपसे कह रहा था, ये हर कंट्री में सेम लेंथ का निकल के आएगा। ऐसा टू कंट्री वो चेंज हो सकता है, इट इज इम्पॉसिबल, ठीक? तो बहुत डिस्कशन किए, फिर हम लोग सीधे मूव कर गए थे किसके ऊपर? डायमेंशंस के ऊपर। डायमेंशंस बताने के पहले हमने काम किया था फिजिकल क्वांटिटी पे, जिसको हम लोग हिंदी में लिख रहे थे भौतिक राशियां। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है पहले समझिएगा, ठीक है? फिर उसमें आगे बढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं। ऑल दोज क्वांटिटीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज विच वी कैन मेजर, राइट? एंड according to and by the help of all those quantities we can help या we can explain all the fundamental of physics। कहने का मतलब जितनी भी राशियों को हम मेजरमेंट कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं, वो सारी क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां। एक पॉइंट, और इन्हीं भौतिक राशियों की सहायता से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। All quantities which we can measure are known as physical quantities and by these quantities we can explain all the concept of science या physics, जो भी आपको बोल रहा हूं। दोनों ही भाषाओं में बराबर बोल रहा हूं। आपने पिछला ज्यादा चला गया था मैं, अब की बैलेंस करके चलूंगा, ठीक है?
क्योंकि बैलेंस रखना जरूरी होता है। ना बहुत ज्यादा इंग्लिश बोल सकते हैं हम लोग, ना बहुत ज्यादा हिंदी बोल सकते हैं, तो हम दोनों ही भाषाओं का प्रयोग बिल्कुल इक्वल लेवल पे करने वाले हैं। ठीक, जैसे आपकी बुकलेट, आपका असाइनमेंट, दोनों ही भाषाओं को बिल्कुल 50-50% के रेशियो में मैंने इस्तेमाल किया है। ठीक, अब यार फुल स्टॉप हिंदी में भी फुल स्टॉप ही होता है, नहीं पूर्ण लगा भी उसमें हिंदी इंग्लिश कुछ होता नहीं है एक्चुअली। खैर, तो मेरी बात अब समझ में आई कि व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल दैट क्वांटिटीज व्हिच वी कैन मेजर। देखो ये सब डेफिनेशन उसमें नहीं लिखी है, राइट। मैंने उसमें आपको क्या दिया था, बेसिक फॉर्मूले सारे दिए थे, बहुत सारे फॉर्मूले मैंने कवर करके दिए उसमें, और साथ ही साथ वो एक शीट है, पूरी बुकलेट है। देन जो नहीं आए थे, देखो आप मुझे अभी सुन लीजिएगा, इसके बाद आपको एडमिशन लेते वक्त बोला गया होगा कि हमारी कोचिंग का एक ऐप है, उसमें आपको सारे बैकअप लेक्चर मिल जाएंगे, सिस्टम रखा है, ठीक है, उसमें सारा रिकॉर्ड होता है, आपको सारे लेक्चर बेटा प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक, समझ गए? सके तो मैंने जो लास्ट क्लास में पढ़ाया आप उसके हैंड रिटन नोट्स बना लेना, क्योंकि देखो मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि जो सामने से पढ़ने का एक अलग एक्सपीरियंस होता है, वो कभी भी आपको किसी रिकॉर्डेड लेक्चर में नहीं मिल सकता। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, है ना, कि आप फोन पे रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे और उन्हीं के अगर आपने नोट्स हाथ से बनाए हैं तो आपको समझ में भी अच्छा आएगा और आप काम भी अच्छी तरीके से कर लोगे। तो सलाह मेरी यही है कि किसी का भी, जैसे बगल में कोई इंग्लिश मीडियम बच्चा हो आपके, बहुत सारे हैं, तो आप, या हिंदी मीडियम है वो भी बहुत सारे हैं, उनकी आप कॉपी से केवल फोटो खींच लीजिए। मैं नहीं कह रहा आप उनको लेके कहीं जाएं फोटो कॉपी करवाएं, कोई मतलब नहीं, फोटो खींच लीजिए, आप अपने सेल्फ नोट्स बना लीजिए, आपको सब समझ में आएगा। एक बार पढ़ोगे, मैंने इतना आसान तरीके से बताई थी सारी चीजें कि अगर आप एक बार पढ़ोगे आपको सब समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी है इस बात की, इतनी बड़ी बात कोई नहीं बोलता। ठीक है, खैर, तो फिजिकल क्वांटिटी के बाद जब मैंने एक्सप्लेन करना शुरू किया था तो मैंने बोला था कि फिजिकल क्वांटिटी मेनली, वैसे तो कई तरह की होती है, लेकिन हमारे अभी डायमेंशन के यूज के हिसाब से वो दो तरह की होगी। पहला होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल को हिंदी में कहते हैं मूल राशियां, ध्यान से सुनिएगा, और डिराइव्ड को बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां, राइट। फंडामेंटल में मैंने बोला इसमें टोटल में 7 होती हैं, और इसी क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन को हम लोग एसआई सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक, एसआई सिस्टम क्या होता है? एसआई सिस्टम, उसी को अपन लोग बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। ये ज्यादा आपको क्लियर नजर आएगा। एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या सिस्टमे इंटरनेशनले मैंने आपको नाम दिया। इसमें टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। अब ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में सबसे पहला हो जाता है मास, दूसरा मैंने बताया था आपको लेंथ, तीसरा मैंने डायरेक्ट मोल लिखा था, आप ऐसे लिख सकते हो अमाउंट ऑफ, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। ठीक, इनके सिंबल्स जो यूनिट्स हैं, मास है तो केजी, लेंथ है तो मीटर, टाइम है तो केवल एस भी लिख सकते हो, टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस और केल्विन, 2 स्केल मेनली हम लोग चलाते हैं, वैसे आप यही वाला यूज करोगे सबसे ज्यादा, केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला, इसको सीडी, कैंडिला हिंदी में भी कैंडिला ही कहते हैं बेटा, उसका हिंदी नाम कोई होता नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एम्पियर से दिखाते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से दिखाते हैं, राइट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से दिखाते हैं।
फिर बात करते हैं इनके सिंबल्स की, कि हम डायमेंशन वाले जब क्वेश्चंस करेंगे तो आखिर इनके सिंबल्स हम किस तरह से लिखेंगे। तो मैंने कहा डायमेंशन में जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो इनके सिंबल्स को हम लोग किस तरह लिखते हैं, आइए एक बार दिखाता हूं। ये दिखाते हैं एम, जहां किलोग्राम देखा वहीं समझ लिया मास है उसका एम का। ये मीटर है यानी लंबाई यानी लेंथ यानी एल। सेकंड हो गया समय यानी टाइम, तो हम लोग कैपिटल टी से दिखाते हैं। टेम्परेचर को दो सिंबल मिलेंगे आपको देखने को। सबसे ज्यादा जो सिंबल होता है वो थीटा टाइप से बनता है। एक्चुअली आपको सच्चाई बताऊं, थीटा ऐसा बनता नहीं है, वो कुछ ऐसा होता है, तुम ध्यान से देखना, इस तरह का होता है वो, ये ओरिजिनल है। अब उसको हम लोग यार जल्दी में ऐसा लिखने में कितना तकलीफ होगा, आप सोचो ना, तो इसलिए हम लोग थीटा टाइप से उसको बना देते हैं, तब भी गलत नहीं माना जाता, ठीक है। और कभी कभी आप इसको कैपिटल के से भी देखोगे, जो कि केल्विन स्केल को ही सपोर्ट करता है, ठीक। अच्छा, ये सीडी के नाम से ही मिलेगा, राइट। करंट भी आपको एम्पियर के ही नाम से मिलता है। और मोल में देखिए, जब उनको कुछ नहीं सूझा तो उनको लगा कि यार एक काम करते हैं कुछ अलग दिखाने के लिए, एमओएल, इससे ई छीन लिया, क्या बचा, एमओएल, राइट। अब आपको एक मजे की बात बताऊं, ये जो मैंने आपको 7 फंडामेंटल यानी मूल क्वांटिटीज बताई है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी मूल राशियां बताई हैं आपको। आप इस यूनिवर्स की किसी भी क्वांटिटी के बारे में सोचेंगे, वो इन 7 का ही कॉम्बिनेशन होगा। हो सकता है इन 7 में से किसी 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, लेकिन 7 के कॉम्बिनेशन से बाहर नहीं जाने वाले, जो हो सकते हैं। क्लियर है? क्रॉस क्वेश्चन किया था, आज फिर से मैं वही क्रॉस क्वेश्चन करने वाला हूं। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, एक बार मैं आपको बताने वाला हूं। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको लिखने के लिए या जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसी भी तरह के फॉर्मूले की हेल्प नहीं लेनी पड़ती। हम इन क्वांटिटी को डायरेक्ट मेजर करके ही बता सकते हैं। जैसे हमारा मास, किसी ने पूछा कितना है, मैं एक वेइंग मशीन पे खड़ा हो गया, ठीक है, ये बात अलग है मेरे मास की वजह से वेइंग मशीन शायद खराब हो जाए, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। समझ गया मेरी बात, आप समझ गए ना। और कुछ ऐसे भी हमारी क्लास में कि वेइंग मशीन पे खड़े हो गए, पता ना वेइंग बोले अरे कुछ रखो तो ऊपर पहले, फिर ना बताएंगे हम। तो भाई खाना पीना खाओ, सेहत सब लोग बनाओ, ठीक है। खैर मेरी बात आप समझ गए कि अगर आपको करेंगे वेइंग मशीन पे खड़े हो जाएंगे, तुरंत रीडिंग आएगी किलोमीटर में। लेंथ बताना है, इसके लिए क्या आएंगे, सीधा मेजर कर देंगे, 2 हो गई। फिर इसके बाद आती है टाइम की, ठीक है ना। टाइम कितना हो रहा है, 1 मिनट बताओगे मुझे, 11:50। कोई फॉर्मूला लगाएगा टाइम के लिए, तुरंत टाइम। घड़ी तो मैं भी पहनी हूं, मैं भी तो देख सकता था, लेकिन आपसे क्यों पूछा, क्योंकि मैं जानता था आप डायरेक्ट घड़ी देख के बताने वाले हो। ऐसा नहीं कि मैंने आपसे टाइम पूछा फिर आप पेन पेपर, अच्छा ये फिर 2 तो आप बिल्कुल रैंडमली घड़ी देख के बताते हो, यानी जो टाइम मेजरमेंट करने का स्केल है वो क्या है, फिर हमारी घड़ियां। मेरी बात समझ होंगे आप, ठीक है। है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे लेते हो, जैसे घर में किसी बच्चे को बुखार हो, कहता नहीं बेटा मुंह, अरे तुम्हें तो बड़े तेज बुखार है, तुरंत आ गया ना टेम्परेचर। समझ गए? क्या कोई फॉर्मूला लगा टेम्परेचर बताने के लिए? नहीं। आजकल अभी जब कोरोना जब से आया था, मतलब मुझे नाम भी नहीं लेना चाहिए, इतनी गंदी चीज है ये, लेकिन उसमें आपने देखा होगा एक सेंसर आया था टेम्परेचर मेजरमेंट करने का, हम लोगों ने भी लिया था। तो उसमें क्या होता था, ऐसे गन की तरह होता था, ऐसे लगाते थे, टन से टेम्परेचर आता था। तो उसमें भी कोई फॉर्मूला कैलकुलेशन नहीं था, उसमें भी चिप लगी होती थी जो टेम्परेचर को केवल सेंस करती थी, ठीक है ना। तो उसको बताने के लिए हमें किसी भी तरह का कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका मैंने एक आपको एग्जांपल जरूर दिया होगा। मैंने कहा था हमारी घर की छतों पे जो सोलर ग्लास लगते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। आपने देखा होगा कभी, अच्छा कभी ये आपने सोचा नहीं कि सोलर ग्लास जब घर की छतों में खुले मैदानों में से लगाए जाते हैं तो एक एंगल पे ऐसे क्यों लगते हैं, सीधे क्यों नहीं लगते? सबसे ज्यादा जो सबसे तेज धूप होती है वो तभी लगती है जब सन बिल्कुल ऊपर होता है, लेकिन फिर भी हम सोलर ग्लास को सीधा क्यों नहीं लगाते? चलो आज रास्ते में छोड़ता हूं और कल देखिए कौन बता के आता है, ठीक है। कल सोच के आना इस बात पे।
कैसी आईक्यू का सवाल है, मैं आपको समझाऊंगा लेकिन अभी नहीं। मॉडर्न फिजिक्स जब पढ़ाऊंगा उसमें एक चैप्टर होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, उसमें ये सारी चीजें आती हैं ऐसे जो इस बात पे सोच के आ सकते हैं। कोशिश करना, भले आप गलत बताना, मुझे मंजूर है। कहते हैं कि कोशिश हमेशा करनी चाहिए, गलत सही तो लगा रहता है कि नहीं? सोचिएगा फिर भी हम ऐसे एक एंगल पे क्यों उसको इंक्लाइन रखते हैं, राइट? चलिए, एक तो ये सवाल हो गया। इंटेंसिटी डायरेक्ट मेजर करी जाती है, डायरेक्ट सीधे रीडर होता है उसका, एक सेंसर होता है, उससे मेजर हो जाती। इलेक्ट्रिक करंट आपने भी देखा होगा, जैसे हमारे घर में ये पूरी लाइन ऐसे बिछी होती है, हमको कभी भी पता करना होता है कि कितना करंट वहां पे, हम डिवाइस यूज करते हैं जिसको एमीटर बोलते हैं, पीछे फंसा देते हैं तो वो करंट सीधा हमको बता देता है। सही बोला नहीं बोला? ठीक। अच्छा, एक लास्ट में टर्म आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये तो आपका बहुत पुराना परिचित है, मूल। किस क्लास में? अच्छा, पहली बार पढ़ा था, जरा देखे कौन बताता है। 9th में पहली बार पढ़ा था। अच्छा, कोई समझा सकता है मूल क्या होता है? चल बता भाई। एवोगाड्रो नंबर को मोल नहीं कहते बालक। हाँ, एवोगाड्रो नंबर से कनेक्टिविटी होती है। बैठो। गिवन मास अपॉन मोलर मास, मेरे ख्याल से याद आया होगा। जो भार आपको दिया है वो डिवाइड बाय उसका अणु भार या परमाणु भार, जिस तरह से भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम लोग फाइनली एक फॉर्मूला बनाते हैं, द अमाउंट, द मास ऑफ द गिवन सब्सटेंस डिवाइड बाय इट्स मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, राइट? मेरी बात समझ में? उसको डिवाइड करेंगे तो आपको मोलों की संख्या, ये केमिस्ट्री में अभी भी होगी, बहुत बार आप इस्तेमाल करोगे, काफी टाइम इस्तेमाल हो जाता है, सब प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो ये थे हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, राइट? क्लियर है? इतने में किसी को कोई डाउट? नए पुराने? मैं नए वालों के लिए ही मैंने बैक किया है थोड़ा सा, आज तो आगे बढ़ ही जाएंगे हम लोग। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल के अलावा, अरे यार जब इतना बोला है मैंने तो क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं तुम्हारे लिए लिख भी देता हूं कि दीज आर कौन सी क्वांटिटीज? क्वांटिटीज, और हिंदी में बुलाते हैं मूल राशि। एंड आई होप हिंदी मीडियम वालों को भी ये मालूम होगा कि मास को कहते हैं द्रव्यमान, लेंथ को लंबाई, टाइम को समय, टेम्परेचर को ताप, ल्यूमिनस को ज्योति तीव्रता, इलेक्ट्रिक करंट को वैद्युत धारा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सेम नाम होता है हिंदी इंग्लिश दोनों, मोल। क्लियर है? आगे चले भाई, बोलिए। अगली हमारी एक हेडिंग आती है डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है, तो क्लास यहीं से आगे भी बढ़ जाएगी अपनी। हिंदी में अगर आपको इसका नाम निकालना है तो हिंदी का नाम होता है जी। आप सुनिएगा, दीज आर द क्वांटिटीज विच वी कैन डिराइव्ड बाय यूजिंग एनी टाइप ऑफ फॉर्मूला। क्या बोला मैंने? ये वो क्वांटिटीज होती है जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हम कभी ना कभी किसी न किसी फॉर्मूले की सहायता लेते हैं, ठीक? और एक क्वांटिटी है जो ये हमारी व्युत्पन्न राशियां हैं, ये फंडामेंटल के ही टर्म्स में फाइनली निकल के आती हैं। तो दो बातें याद रखना। पहली बात, हम इन क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए, इन क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए किसी न किसी फॉर्मूले की सहायता लेते हैं। पहली बात याद हो गई? पहला पॉइंट है कि फॉर्मूला हमेशा यूज होता है explained by the help of formula। explain का मतलब व्यक्त करना, by the help of formula, फॉर्मूले के द्वारा। समझ गए? इतनी तो चल जाएगी ना भाई? तो explain by the help of formula, राइट? पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा सुनिएगा, किनके पदों में, किनके टर्म्स में हमें एक्सप्लेन करना है, तो इन terms of
फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब मूल राशियों के ही पदों में इनको व्यक्त करना होता है किसी न किसी फॉर्मूले की सहायता से। अब जो पहली बार आए मैं उनसे स्पेशली पूछ रहा हूं, जो मैं लिख रहा हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, क्या आपको क्लियर हो रहा है? कितना परसेंट आपको कितना क्लियर हो रहा है? 90%। 10% में कमी क्या आई अभी तक की, ये जानना चाहूंगा। खुल के बात करो, क्योंकि देखो 3 लोगों से कभी झूठ मत बोलना। पहला हुआ तुम्हारा वकील, समझ गए होगे, कहीं कुछ कांड करके आए, लड़ाई झगड़ा मारपीट खून खच्चर कुछ भी करके आए हो, अपने वकील को लोग ईमानदारी से पूरा बता देते हैं, मैं ये करके आया हूं, अब तुम मुझे बचाओ, जितना पैसा चाहिए बोलो। ठीक, वकील से झूठ बोलोगे, कोर्ट में पता लगा कोई ऐसा सबूत आ गया जो उसको पता ही ना हो, तो बोलेगा क्या भाई? पहला वकील। दूसरा प्राणी बताओ कौन? डॉक्टर। डॉक्टर के पास बैठे हैं, सर में दर्द हो रहा है, पेट दर्द बताए तो पेट दर्द की दवा देगा ना, समझ गए? तीसरा प्राणी कौन हुआ? टीचर। नहीं समझ में आ रहा है, हम फिर भी यस सर, बहुत बढ़िया, एक नंबर, अरे सर क्या पढ़ाते, पता लगा बात क्या पढ़ाया कुछ समझ नहीं आया हमको, समझ गया ना मेरी बात? तो तीसरा प्राणी कौन हो गया? टीचर। कभी झूठ मत बोलना अगर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं आप तो, राइट? हम कौन है तुम्हारे? टीचर। अभी देखो दूसरा सवाल गलत बोलने वाला है, पढ़ाते हैं कि सिखाते हैं? अरे वाह, सही बोल गए यार। पढ़ाना एक अलग चीज होता है, सिखाना दूसरी चीज होता है, समझ गए? तो बेटा हम लोग सिखाने के लिए बने हुए हैं। अब बताओ 10% जो तुम कमी की हो वो क्या था? बैक करो ये वाला, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। अंग्रेजी बाउंस मारी, वेरी गुड। देखो जो है वो मानो, तभी वो दूर होगा। मानो कहते नहीं कि गलती जब आप मानेंगे बेटा तभी, मैं ये नहीं कह रहा आपकी गलती है हिंदी मीडियम के पढ़ना, बिल्कुल नहीं, एक कहावत कह रहा हूं, एक बात कह रहा हूं अपनी, कि गलती अगर आप मानोगे तो वो सुधरती है। तो अगर आपको नहीं आया तो पहले तो उसको एक्सेप्ट करो कि हमें नहीं आया, फिर बोलो, फिर देखो हम बताते हैं कि नहीं। इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब हुआ, टर्म का मतलब होता है पद, तो मूल राशियों के पदों में व्यक्त करते हैं। अभी सही है? ठीक। कल मैंने कहा क्या काम किया था मालूम? मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके लिख दिया था, तो वो चीज मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, तो मैंने कहा या तो इंग्लिश ही लिख लो या हिंदी लिख लो, है ना? इंग्लिश वाला काम थोड़ा गड़बड़ होता है। अभी समझ में आ गया तुमको? क्या लिखा है? इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो क्या लिखा? मूल राशियों के पदों में व्यक्त करते हैं। अभी तो ठीक है ना? अब बताओ ये 10% कवर हो गया पूरा, अभी कोई दिक्कत नहीं? वाह भैया वाह। तुम बताओ कितना परसेंट? इसका जवाब मुझे सबसे सही लगा एकदम सर, 100%। 100 सुन के नहीं खुशी हुई, परसेंटेज वाइज इसका कैलकुलेशन था वो मुझे मजा आया सुन के। अब ऐसे इसीलिए मैंने पूछा। अब बताओ तुम्हें कितना परसेंट आया? पक्का? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके एप्लीकेशन की तरफ आपको ले जा रहा हूं। कल मैंने थोड़ा मोड़ा कुछ बताया था एप्लीकेशन, क्या क्या कराया था? मोमेंटम होगा, फोर्स होगा, बस 2 होंगे। एक्सीलरेशन था, काइनेटिक एनर्जी थी। चलो एक काम करते हैं, 1-2 कल वाले टर्म पकड़ के फिर आज की कहानी आगे से शुरू कर देंगे। देखो जो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है, सबसे पहले मैं बोलूंगा स्पीड, एंड आई होप स्पीड सब लोग जानते हैं क्या कहते हैं इसको? गति, है ना? इसका एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो ये फॉर्मूला है, पहली चीज स्पीड को हमने एक फॉर्मूला लिख के एक्सप्लेन किया। मेरी बात समझ आई? स्पीड को हमने एक फॉर्मूला लिख के एक्सप्लेन किया। तो ये कौन सी क्वांटिटी है बेटा? डेराइव्ड क्वांटिटी, यानी एक व्युत्पन्न राशि हुई। ठीक है, दूसरा पॉइंट, फॉर्मूला लगा मतलब डेराइव्ड है। अभी देखो दूसरा पहला तो बता दिया कि एक्सप्लेन्ड बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ठीक, दूसरा ये फॉर्मूला फाइनली किन के टर्म्स में आने वाला है? फंडामेंटल यानी मूल राशियों के पदों में, राइट? ये फॉर्मूला जब भी मैं फाइनलाइज कर दूंगा ये हमेशा फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में ही आएगा। ठीक है, तुम्हें अगर थोड़ा सा भी देखने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैं देख रहा हूं मुंडी कभी लेफ्ट मुंडी कभी राइट,
ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूंगा मुंडी काट के थोड़ा साइड कर लो, मतलब तुम ही साइड में आ जाओ थोड़ा। हाँ भाई, इतना डन है। अब सुनिए, डिस्टेंस यानी किसको शो करता है? दूरी। डिस्टेंस दूरी किसको शो कर रहा है? देखो, एक चीज तुमको और बता रहा हूं कि जब कभी हमें क्वांटिटीज नहीं मालूम तो बेसिक फॉर्मूला सबसे पहले लिखना चाहिए। तो बेसिक फॉर्मूला मैंने लिखा, बेसिक फॉर्मूले में उनकी यूनिट्स लिखी, उसके बाद यानी ये हमारा स्टेप नंबर, कल मैंने 3 स्टेप बताए थे। पहले स्टेप में था कि जो भी क्वांटिटी आप निकाल रहे हो फॉर्मूला वाइज, जिसका भी डायमेंशन आपको चाहिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसका बेसिक फॉर्मूला लिखेंगे, बेसिक फॉर्मूला जो भी होता है। उसके बाद उस फॉर्मूले में जो टर्म्स हैं, कौन से टर्म्स, कोशिश करेंगे इन्हीं के टर्म्स में आए, तो उनकी यूनिट्स लिखेंगे। तीसरा, सबके डायमेंशनल सिंबल डाल देंगे। जैसे आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बताई, मैंने कहा कोई भी क्वांटिटी आपकी उसके बाहर नहीं जाएगी, राइट। जैसे डिस्टेंस है, यूनिट के हिसाब से क्या लिखा मैंने, मीटर पर सेकेंड। मीटर किसको शो करता है? 7 फंडामेंटल में से किस क्वांटिटी को मीटर शो कर रहा है? लेंथ को शो कर रहा है। तो मैंने यहां पर उसका सिंबल डाला L, और जब भी ये सिंबल्स लिखेंगे तो आप इसको एक ब्रैकेट में बंद जरूर करेंगे, क्योंकि हर काम करने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, राइट। अच्छा, सेकंड किसको दिखाता है? टाइम को दिखाता है। तो ये इधर आ गया। अब इसको फाइनलाइज कर लो तो कितना आ गया? LT -1। तो किसी ने हमसे कहा कि स्पीड या वेलोसिटी का डायमेंशनल, सुनना, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, कि किसी ने हमसे कहा कि सर वेलोसिटी का या स्पीड का या वेग या गति का डायमेंशनल फॉर्मूला, विमी सूत्र क्या हुआ? मैंने कहा LT -1। बट किसी ने कहा सर एक बात बताइए, हमको अलग अलग डायमेंशंस निकालनी है, और यहीं से डायमेंशन की डेफिनेशन भी आपकी क्लियर होगी। डायमेंशन किसको कहते हैं पहले ये सुनो, कल बताया था ये, गुड। डायमेंशन किसको कहते हैं? किसी ने हमसे कहा कि वेलोसिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले में लेंथ का डायमेंशन क्या है? मैंने कहा 1। ये कैसे बोला? जो पावर दिख रहे हैं, 1 तो लिखा नहीं होता पावर में, लेकिन फिर भी मैं आपको फिलहाल दिखा रहा हूं ये। किसी ने कहा लेंथ का डायमेंशन बताइए, मैंने कहा 1। किसी ने कहा टाइम का डायमेंशन बताइए, मैंने कहा -1। अब समझ में आ गई बात? तो क्या बोला? देखो, 2 अलग अलग बातें बोल रहा हूं। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ? डायमेंशनल फॉर्मूला मींस द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस पूरा, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। डायमेंशन क्या है? जो फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको नजर आ रही इस कॉम्बिनेशन में, उनकी पावर्स को हम उनका अपना रिस्पेक्टिव डायमेंशन कहते हैं। जैसे लेंथ का डायमेंशन 1, टाइम का डायमेंशन -1, डायमेंशनल फॉर्मूला इज LT -1। क्या मेरी बात आई समझ में? कल वाले जितने परसों वाले को सब समझ रहे होंगे, नए जो है मैं स्पेशली उन्हीं से आज बात कर रहा हूं, राइट। एक दूसरा हमने लिखा था फोर्स। फोर्स यानी हिंदी में कहते हैं बल। अब ये बताइए, मान लीजिए मैं भी आप कर रहा हूं, मैं भूल गया, ठीक, कि कोई कुछ बोला, क्या तकलीफ थी, क्यों घूमे थे? देखो, पढ़ाई का पहला डिसिप्लिन तो बताने की जरूरत नहीं, आप समझते ही होंगे। क्या कहते हैं हिंदी? अनुशासन, राइट। जब तक वो नहीं, आप पढ़ ही नहीं सकते। बनाए रखेंगे तो बेहतर है, हम बनाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। अच्छा, फोर्स यानी बल, ठीक। फोर्स का मान लीजिए मैं भी भूल गया डायमेंशनल फॉर्मूला। अब मैं यार तुम्हारी तरह से सोच रही यार क्या करना था। अच्छा हाँ, सर ने बताया था सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला लिखना है। बेसिक फॉर्मूला जब हम लिखेंगे तो हम लोग लिखते हैं मास मल्टीप्लाइड बाय मतलब मास को द्रव्यमान कहते हैं, सब जानते हैं, इसको त्वरण कहते हैं। चलो मैं लिख देता हूं, ये लीजिए सर। तो मास इंटू एक्सेलरेशन ने सबसे पहले लिखा। अब फिर मैं सोच रहा हूं, सर ने दूसरा स्टेप क्या बताया था कि भैया जो क्वांटिटी लिखी है उनके क्या लिखना है? यूनिट्स लिखने, राइट। क्या लिखना है बेटा? यूनिट्स। क्लियर है? तो यूनिट्स, मास की यूनिट अगर आप MKS में लिखते हो तो क्या मिलेगी? किलोग्राम। दिखाया था ना SI सिस्टम में। और एक्सेलरेशन को लिखते हैं मीटर पर सेकेंड।
देखिए इन सब टर्म से आपका परिचय बचपन में ही हो चुका होता है। बचपन मतलब क्लास 6, 7, 8, 9 आप मान लीजिए। तो ये कितना हो गया किलोग्राम, ये कितना हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर है बात? अच्छा, जरा थोड़ा और अच्छे से लिखा जाए तो हम लोगों ने कहा नहीं अब डायरेक्ट लिखूंगा यार, छोड़ो जाने दो, बार बार नहीं करेंगे। किलोग्राम किसको दिखाता था डायमेंशंस में? एम को दिखाता था, याद है? किलोग्राम किसको दिखा रहा है? मास को दिखा। और मीटर किसको दिखा रहा है? लेंथ को, राइट। सेकंड किसको दिखा रहा है? टाइम को। सिंबल देख लिए, MLT दिख गया, दिखा। मास के लिए क्या लगाऊंगा? M। किलोग्राम किसको दिखाएगा? M को, मास को। मीटर किसको दिखाता है? L को। सेकंड किसको दिखाता है? T को। तो सेकंड का अगर पावर 2 है तो T की पावर भी 2 हो जाएगी। तो ये फोर्स आया। अब इसको आप रीअरेंज कर लो कायदे से, जैसे अच्छे से लिखा जाता है। क्या लिखोगे? MLT माइनस 2। बोलो बताओ क्या डायमेंशनल फॉर्मूला क्लियर है? क्या निकला भाई फॉर्मूला? MLT माइनस 2। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या नहीं। अब किसी जीवित प्राणी ने मुझसे पूछा कि सर फोर्स का MLT माइनस 2। दूसरे जीवित प्राणी ने पूछा सर जो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा है सर व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास? मैंने कहा 1। अगर कुछ नहीं लिखा होता तो कौन सी पावर मानते हो? कुछ नहीं लिखा है तो बालक कौन सी पावर मानते हो? 1। समझ गए? तो मास का डायमेंशन कितना? 1। एल यानी लेंथ का डायमेंशन कितना? 1। और टाइम का डायमेंशन कितना? -2। क्या मेरी बात समझ? देखिए सवाल ऐसे भी आपसे पूछे जाते हैं, आपको फॉर्मूला लिख के नहीं देगा, आपसे कहेगा कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी का डायमेंशन या वेग का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखना है। फिर जब आप लिख लेना तो उसमें लेंथ का डायमेंशन लिखना अलग से, देख लेना कितना, बस वही आंसर होगा। इस तरह के भी सवाल हमसे पूछे जाते हैं। पहले मुझे बताइए क्या इतना समझ में आया? क्लियर कट? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? अब कुछ नए टर्म से आपका परिचय कराता हूं, यानी अब हमारी क्लास गोइंग मोड में है। किसी से देख लो कितने पेज छोड़ने हैं आप लोगों को। अगल बगल वालों से किसी से देख लीजिए कितने पेज छोड़ने हैं, उतने पेज छोड़ के आगे का काम आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप फोन पे फोटो लेके आप नोट्स कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे पूरे, ठीक है? क्या बुकलेट मिली आपको अभी तक? नहीं, यही वाली तो है। हाँ मिल तो गई है। हाँ मेरे पास भी तो पड़ी है, ठीक है। आपको मैंने बताया मोमेंटम का डायमेंशन। मोमेंटम यानी संवेग, मास इनटू वेलोसिटी होता है, ठीक। और किसका बताया था? एनर्जी का बताया होगा, ठीक। काइनेटिक एनर्जी यानी एनर्जी। देखो अगर काइनेटिक एनर्जी का बता डाला तो उसका मतलब किसी भी तरह की एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला जो निकाला था वही होगा। अब देखिए जैसे मैं एनर्जी बताता हूं, अब एनर्जी बताने के लिए कोई एक एनर्जी अपने मन में सोच लो। जैसे पिछली क्लास में काइनेटिक एनर्जी बताई थी ना, आज की क्लास में पोटेंशियल एनर्जी बताता हूं। पोटेंशियल मतलब स्थितिज ऊर्जा, जिसका फॉर्मूला होता है mgh। कैसे निकलता है? किसी बॉडी को ग्राउंड से h हाइट पर आप ले आते हैं तो आपने कितना कार्य किया mgh का, वही उसकी स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी का बराबर होता है, ठीक है। तो इसका बेसिक फॉर्मूला हम लोग क्या निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा। पूरा लिख दे क्या नाम? ठीक है। जो हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं अपना नाम टैली कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh, ठीक। हिंदी में बेटा mgh ही लिखोगे। अब मेरे को एक बात बताना, m मतलब
मास, जी मतलब पूरा नाम बताओ। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं कि नहीं? हिंदी में क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षीय त्वरण। तो त्वरण मतलब एक्सीलरेशन, मतलब हाइट, मतलब ऊंचाई। तो हाइट यानी ऊंचाई क्या है? एक्चुअली लंबाई है, देखा जाए तो। सही बोला? तो ये क्या दिखा रहा है तुमको? मास। ये क्या दिखा रहा है तुमको? केवल एक्सीलरेशन लिख दूं? चलो अच्छा, अभी तो सिखाने का प्रोसेस शुरू किया है तो मैं बिल्कुल आराम से ही चलूंगा। ये क्या हो गया? हाइट। मास मतलब हो गया द्रव्यमान। ये हो गया आपका गुरुत्वाकर्षी त्वरण। अब हिंदी में याद रखोगे कि लिखो पूरा दोबारा से? याद रखोगे? ठीक। हाइट मतलब हो गई ऊंचाई। अब इसका जो डायमेंशनल सिंबल जाएगा, क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं? या छोड़ो, एक काम करते हैं, देखो मास अगर लिखा है m, तो इसकी यूनिट क्या लिखोगे? किलोग्राम। एक्सीलरेशन लिखा है तो यूनिट क्या लिखोगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट अगर लिखा है तो इसका क्या लिखोगे? मीटर। किलोग्राम किसको दिखाता है? मास को। मीटर और मीटर दो है ना, तो ये भी L हो जाएगा, ये भी L हो जाएगा। तो क्या मैं एक साथ समेट के L की पावर 2 लगा दूं? लगा सकता हूं कि नहीं भाई? यहां भी L है, यहां भी L है, मल्टीप्लाई करोगे तो L स्क्वायर ही तो मिलेगा। और ये क्या आ जाएगा? T की पावर -2। तो क्या ये डायमेंशनल फॉर्मूला समझ आया एनर्जी का? ठीक है। अच्छा, अगर किसी ने कहा व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, मैंने कहा ml2T-2, यही तो बोलूंगा, ml2T-2। कल शायद सैटरडे की क्लास में किसी ने मुझसे पूछा था, सर इसको ml स्क्वायर कह सकते हैं कि नहीं? कौन था? अच्छा, आप थे। स्क्वायर कह सकते हो, मैंने इनको यही जवाब दिया था, लेकिन कहा नहीं जाता। इसलिए नहीं कहा जाता, हर चीज को बोलने के कुछ एक नियम बनाए गए हैं। ठीक, जैसे किसी के घर का नाम मान लीजिए कुछ भी है, तो लोग जब बाहर उसको पुकारते हैं तो घर का नाम नहीं लेते। तो एक स्टैंडर्ड है ना ये, ऐसे इसके लिए यहां स्क्वायर बोलोगे तो कोई गलत नहीं कहेगा, क्योंकि लिखोगे तो तुम 2 ही, लेकिन बोलने में हमेशा 2 ही बोलोगे, 2 या -2 या 3 या -3 जो भी आए। ठीक है, तो क्या बोलोगे? ml2T-2। अब किसी ने कहा सर एनर्जी के डायमेंशनल फॉर्मूले में, मतलब ऊर्जा के विमीय सूत्र में, मास का डायमेंशन कितना है? अब आप आंसर करें। एनर्जी के डायमेंशनल फॉर्मूले में मास का डायमेंशन यानी m की पावर कितनी देखा जाए तो 1, लेंथ का डायमेंशन कितना है? 2, टाइम का डायमेंशन कितना है? -2। क्लियर है सबको ये बात? अब बताइए जितने प्राणी बैठे हैं सबको एक बार में क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? अच्छा, इसी से मिलते जुलते 2 टर्म तुमको और बता रहा हूं, इससे मिलते जुलते, क्योंकि जब हमारा जो पेपर होता है, मैंने कई सारे भी PYQs करवाए थे बैच में, मैंने उसमें देखा कि सवाल किस तरह से आते हैं। आपको सवाल में ए ऑप्शन में 2 चीजें देगा, बी ऑप्शन में 2 चीजें देगा, सी ऑप्शन में 2 चीजें देगा और डी ऑप्शन में 2 चीजें देगा। अब आपसे कहेगा कि इनमें से कि कौन से ऑप्शन में जो 2 चीजें लिखी है उनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम है। ठीक, समझ गए? चलो पहला मौका देता हूं अपने से बताने के पहले, मैं तो अभी तुरंत ही बता देता। पहला मौका आपको देता हूं, कोई ऐसा टर्म सोचो जिसके डायमेंशन एनर्जी से मैच करते हो। कोई ऐसा टर्म सोचिए जिसका विमीय सूत्र जो है वो ऊर्जा के विमीय सूत्र से मैच कर जाए। देखो आ गया तुरंत आंसर, फर्क। अच्छा, शॉर्ट टॉपिक समझाता हूं, सुना। किन्हीं भी 2 क्वांटिटीज की यूनिट्स आप मैच करा दो, यूनिट्स अगर आप 2 क्वांटिटीज के मैच करा दो, तो आप बताओ क्या उनके डायमेंशनल फॉर्मूले भी मैच करेंगे? पक्का? दीदी को उड़ गई है ये बात, कह दो गलत कह रहा हूं मैं, सही बोला ना? हम लोग आंखें पढ़ लेते, पता है, बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस होता है हम लोगों को। हम लोग जब रिटायर होंगे तो बनेंगे बाबा, सही में एकदम सच बोलेंगे जिसके बारे में बोलेंगे। तो मैं देखो क्या बात कर रहा हूं, मैंने आपसे एक बड़ी छोटी सी बात कही कि अगर 2 क्वांटिटीज की यूनिट्स सेम है, ठीक, तो उनके डायमेंशनल फॉर्मूले भी सेम होंगे। अब इस बात की वैलिडिटी मैं आपको दिखाता हूं
ये बात कैसे मेरी सही है मैं आपको दिखाता हूं। आपने एनर्जी देखा, इसी के बगल में मैं एक काम करता हूं, एनर्जी के बगल में ही मैं लिखता हूं वर्क। हिंदी में क्या कहते हैं भाई? कार्य। अब इसका फॉर्मूला, वैसे जब वर्क पढ़ाऊंगा तो एक अलग बात है, अलग तरीके से पढ़ाऊंगा आपको, बट फिलहाल इसका फॉर्मूला जो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा वो क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणे विस्थापन बोलते हैं सब लोग, सबको मालूम है? गुड। तो मैंने लिखा बल यानी फोर्स और विस्थापन मतलब डी, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये सबको आया समझ में? अभी देखो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला मेरे पास पड़ा है तो मैं दोबारा इसको डिफाइंड नहीं करूंगा। क्या लिखा है? mlt -2। क्या इसी को आगे चिपका दूं डायरेक्ट? क्यों यार दोबारा निकालने में टाइम खराब करें, वैसे भी आपको सारे याद ही होने वाले ऑलमोस्ट, तो आप भी तो डायरेक्ट ही करोगे। तो फोर्स के लिए क्या लिखा मैंने? mlt - अच्छा ये बताइए डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन किस चीज को दिखाएगा? इसका यूनिट क्या होता होगा? मीटर होगा, दूरी तो होती है एक तरह से। तो क्या इसको भी मैं L दिखा सकता हूं? क्लियर है? अब जरा कंबाइन करके देखो क्या आता है। ml2t - 2। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या W का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला समझ आया? और W का समझ आया, इसका भी समझ आया होगा। देखा दोनों मैच कर गए। अब सुनो क्यों मैच कर गए, ये भी एक बड़ी अच्छी कहानी है कि मैच क्यों किए। ठीक, मैच इसलिए किए, आपने अगर ध्यान दो तो एनर्जी की जो यूनिट होती है हम लोग लिखते हैं जूल, लिखते हो? कार्य की भी यानी वर्क की भी जो यूनिट होती है क्या दिखाते हो? जूल। दोनों की यूनिट सेम है, तो अगर किन्हीं भी दो क्वांटिटीज की यूनिट सेम है तो 100% उनके डायमेंशंस मैच करेंगे। कभी कभी लेकिन भाई साहब ऐसा होता है कि यूनिट भी सेम नहीं है और डायमेंशन भी मैच कर जाए। कोई एक एग्जांपल देना चाहेंगे आप? सोच के बताओ। इसी के जैसा एक चीज और है, अभी सोचिए, सोचिए समझिए और फिर बताइए ना। मैंने कहा इसी के जैसा सेम फॉर्मूला। कुछ क्वेश्चन कराने लायक है, मैं बिल्कुल अभी इसी पे आने वाला हूं। क्या आपने कभी नाम सुना है टॉर्क का? क्या आपने कभी नाम सुना है बल आघूर्ण का? बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई लेंथ। बेसिक फॉर्मूला बता रहा हूं, वैसे बोलते दूसरे तरीके से है लेकिन लिखते क्या है? बल गुणे दूरी, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं? कितनों को मालूम है फॉर्मूला, पहले मुझे बताओ। अभी खाली 1 2 3, ये क्या हमसे हाय कर रहे हैं? 4 लोग को मालूम है बस। देखो क्या होता है, तो आप समझ लो, बॉडी को चलाने के लिए, ठीक है, जब हम प्रयास करते हैं तो हम कहते हैं फोर्स लगा रहे हैं। ठीक, किसी बॉडी को घुमाने के लिए जब हम प्रयास करते हैं तो हम कहते हैं उसमें बल आघूर्ण लगा रहे हैं, टॉर्क लगा रहे हैं। यानी फोर्स की वजह से बॉडी सीधी रेखा में चलती है, स्ट्रेट लाइन चलती है। टॉर्क लगाने पे बॉडी रोटेशन करती है, घूमने लगती है। समझ गए बात आप? टॉर्क का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, जैसे मान लीजिए ये पेन है, मुझे इसको घुमाना है, देना, क्या मैं इसको कभी घुमा पाऊंगा? क्या लगता है? फीलिंग बताओ। नहीं ना, नहीं करते तो आपकी बुद्धि विवेक का सवाल है कि अगर क्या यहां लगाऊंगा तो घूम जाएगा?
घूमेगा, घूम रहा है देखो, है ना। अच्छा, और ऊपर लगाऊंगा तो नहीं घूमेगा, अरे यार और ऊपर लगाऊंगा तो और आसानी से घूमेगा, घूमेगा कि नहीं? आपको जवाब दे, आपने रिंच देखी कभी? रिंच का हैंडल इतना बड़ा होता है, आप आसानी से उतना घुमा ले जाते हो, है ना। और जैसे कभी दरवाजे से अंदर घुसे हो कि रेंग वेंग के ऐसे नीचे से निकल जाते हो दरवाजे के दरवाजे से गए कभी आप? दरवाजा खोलने के लिए हैंडल होता है, आपने देखा होगा। जैसे मेरे सामने मान लो कैसा दरवाजा, मान लो ये दरवाजा है और वो यहां पे ऐसे दीवार पे ऐसे फिट है, तो उसका डोर हैंडल यहां लगा होता है ना, इधर दूरी पे। यहां नहीं देते, चाहते तो यहां भी बना सकते थे, यहां भी लगा सकते थे, यहां भी लगा सकते, लेकिन इस दीवार से सबसे दूर लगता है क्योंकि हम आसानी से उस दरवाजे को खोल सके। और जब दरवाजा खुलता है तो दरवाजा घूम रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है ना। तो जितना ज्यादा दूरी पर आप फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा टॉर्क मिलेगा और बॉडी को घुमाना उतना आसान होगा। तो टॉर्क का बेसिक जो फॉर्मूला है वो यही होता है। आगे लिखूं क्या? अभी आपको फील आया इस वर्ड का? फोर्स मल्टीप्लाइड दूरी होती है। फिलहाल बेसिक में याद रखो, बाकी जब पढ़ाएंगे तब तो असली चीज तुम्हें दिखाई देंगे हम। तो टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू दूरी। अभी देखो, बल गुणे दूरी आ गया, मिला, राइट। पीछे आते हैं, वर्क को देखो, बल गुणे दूरी मिला। अब बताओ, बेसिक फॉर्मूले मैच कर गए? बेसिक फॉर्मूले मैच करे तो डायमेंशनल फॉर्मूले मैच करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए, लेकिन यूनिट मैच नहीं करेगी, इसीलिए उस टर्म को मैं लेकर आया। टॉर्क की यूनिट कभी जूल नहीं होती, ये सीधे सीधे फोर्स की क्या होती है? न्यूटन, और इसकी होती है मीटर। तो यूनिट न्यूटन मीटर हो गई। लेकिन अगर आप बेसिक में जाएं तो फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mlt माइनस 2 और इसका होता है L, तो क्या हो जाएगा? ml2t माइनस 2। तो बेटा याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके नीट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायमेंशन से सवाल आता जरूर है, एक तो हो ही नहीं सकता सवाल ना आए, ठीक है। और उस पेपर के हिसाब से ये क्वेश्चन, एक मिनट, वर्क, एनर्जी एंड टॉर्क हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, हिंदी में आप चाहे तो लिख लीजिए, मैं डिक्टेट कर दे रहा हूं पूरा, लिखिएगा। कार्य, कॉमा, ऊर्जा तथा, लिख रहे हैं आप? आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपको हिंदी की जरूरत है तो मैं बोल दे रहा हूं तुरंत। कार्य, ऊर्जा तथा आघूर्ण, इनके विमीय सूत्र समान होते हैं। पर आइएगा, आपको इंग्लिश लिखना सब लोग लिख लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन स्पेशली जो लोग हिंदी से अभी अभी बाहर निकले हैं तो हिंदी जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए यहां पे आपको समझ में आ गया और घर जाते जाते आप उन वर्ड की हिंदी भूल गए। हालांकि दूसरा इलाज होता है, आपका मोबाइल फोन, आपको सब कुछ मिलेगा। न्यूटन इंटू मीटर वर्क को भी कह सकते हैं, लेकिन इन जनरल जूल, क्योंकि मैं एनर्जी से मैच करा रहा था, इस वजह से एनर्जी की न्यूटन मीटर नहीं किया तो फिर वो एनर्जी अलग हो जाएगा वहां से, ठीक है। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, वर्क जैसे इसका लिखा न्यूटन मीटर, तो इसका लिखा हमने, इसको भी तो न्यूटन इंटू मीटर कह सकते हैं, देखा जाए तो टेक्निकली गलत नहीं, लेकिन इसको न्यूटन मीटर करोगे तो फिर ये बाहर हो जाएगा, इसको न्यूटन मीटर नहीं लिखते ना। आप समझ गए ना मेरी बात? कोई एक को तो बाहर होना ही पड़ेगा, इधर इन दोनों को मैच करा दो तो तीसरा, और दूसरे और तीसरे को मैच करा दो तो पहला, कोई एक तो बाहर होगा। चलो पहले यूनिट वाला सवाल कुछ मैंने कराया था क्या आपको? कौन से जगह बताना? 5 तक करा दिए थे।
अच्छा 10th भी एक करा दिया था, हमें छाट छाट के करा रहा हूं। डायमेंशन सेक्शन में आओ तो मजा आएगा। है ना, क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत फिर से हुई है, एक बार दिखा आपको। पहला, सिलेक्ट द पेयर हुज डायमेंशंस आर सेम। सिलेक्ट द पेयर। इस तरह के सवाल आपके नीट के लिए भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहले स्ट्रेस, दाब एंड प्रतिबल। दूसरा स्ट्रेस, स्ट्रेन, प्रतिबल, विकृति, प्रेशर एंड फोर्स, पावर एंड फोर्स। थोड़ा भी अगर आपको आइडिया है यूनिट्स का तो आप सही कर लोगे ये सवाल। अभी आपने शुरुआत करी है, भविष्य में आपके साथ कैसी होना इसकी जानकारी मैं आपको अभी देता हूं। ये सवाल आएगा जिस समय आपका रिवीजन करवाऊंगा, तब मैं आपसे कहूंगा 3 सेकंड या 2 सेकंड में इसका आंसर देना है आपको। आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, हम राक्षस थोड़ी ना है, बना दूंगा तुमको राक्षस। ठीक है, मेरे रिवीजन लेक्चर के पढ़े हैं वीडियोस यूट्यूब, उसमें आप मुझे कई बार ये कहते सुनोगे, इस तरह के सवालों में नहीं, कैलकुलेशन वाले सवालों में बोलता हूँ 5 सेकंड में करके दिखाओ, इसको 8 सेकंड में करके दिखाओ, इसको 12 सेकंड। अभी तक का जो सबसे बड़ा सवाल है वो 30 सेकंड दिया था भाई साहब, 20 या 22 सेकंड दिया था। ट्रिक्स होती हैं, ट्रिक्स सोचने की, समझने की, कैलकुलेशन करने की ट्रिक्स होती है, वो अगर तुमको आ गई तो भाई साहब मजे हैं फिर हमारे, समझ गए। जैसे मैंने अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, आपने किसी ने नाम तो सुना ही होगा, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ लॉ होता है ना भाई साहब। उससे मैंने सॉल्व किया तो यहां से शुरू हुआ, यहां भी, और पीछे वाले एक आधा पेज यानी 1.5 पेज का सवाल निकला। हम भाई साहब सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे, बना दिया एक मेथड, अब बहुत गजब बनाया, बना दिया, यहां से शुरू हुआ, यहां खत्म हो गया सवाल। 2 स्टेप का सवाल बना दिया मैंने उसको, मात्र 2 स्टेप का। कराऊंगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी बताऊंगा तब कराऊंगा। और यकीन मानिए अगर फंस गया पेपर में भाई साहब, तो तुम तो बिल्कुल मतलब 10 सेकंड में तुम उसका आंसर निकाल के किनारे फेंक दोगे, 10-12 सेकंड में। और जो फंस गया किरचॉफ के चक्कर में, पहली बात वो किरचॉफ से सही कर ले जाए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जितने ज्यादा कैलकुलेशन करते हो उतना गलत होने का भी तो रिस्क होता है। आपने सीधी बात है, जब कैलकुलेशन ही रिड्यूस हो जाएंगे तो गलत होने का चांस भी कम होता है। सारी टेक्निक्स आपको सिखाऊंगा, बहुत मजा आएगा। जैसे पहला सबके फॉर्मूले तुमको मालूम होने चाहिए बस। अब जैसे प्रेशर है, अभी तो आपने जब शुरुआत करी तो मैं बता रहा हूं एक एक चीज। प्रेशर है तो प्रेशर को हम लोग दाब को क्या बोलते हैं, बल बटे क्षेत्रफल। हाँ बोलो, क्योंकि सब बोले तुम नहीं बोली इसलिए तुमसे बुलवा रहा हूं। थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट मीन्स व्हाट? फोर्स। दीदी को दिक्कत हुई कि बगल वाली कुछ गलत बोल गई, फिर से सोचो। कोई दिक्कत नहीं, बिंदास बात करो मेरे से। फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया होता है बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। ठीक है, कोई नहीं, सब याद आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो पता है, बोलना सीखो, मैं फैक्ट कर रहा हूं, बहुत सही बात तुमसे कह रहा हूं। आप एक ऐसे पेशे में जाने वाले हो कि अगर आपके अंदर बोलने की कला नहीं है, आप अपने, पता है हम लोग जब किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं तो बाहर निकल के एक बात कहते हैं, अरे यार डॉक्टर साहब से ही बात कर लो तो यार ऐसा लगता है आधी बीमारी तो वहीं ठीक हो गई। वो डॉक्टर साहब कोई भगवान नहीं होते, लेकिन भगवान के बराबर इसलिए माने जाते हैं, जब आप मिलते हो ना तुमसे इतनी बढ़िया बातचीत कर देंगे वो, कितने भी बीमारों को ऐसा लगे कि नहीं यार बहुत छोटी सी चीजें सही हो जाएगी। गलत कर रहा हूं बताओ, बस यही चीज है। तो कला आनी चाहिए, तो वो कला यहीं से डेवलप होगी, अभी से डेवलप होगी। ये नहीं होगा कि यहां हम खामोश हैं, बाद में तो बोल ही लेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, पता लगा एक मरीज आया, तुम बन गए बहुत बढ़िया डॉक्टर, बोलने की कला नहीं है हमारे पास, एक मरीज आ गया। ठीक, देखो भाई ऐसा है, ज्यादा टाइम तो पास है नहीं, ठीक है, जाओ यार भजन कीर्तन करो, दवा हम लिख देते, खाते रहना, हो सकता है सही हो जाओ। तुमको क्या लगता है यार, वो बेचारा आधा तो वही खत्म हो जाएगा, और एक वही दूसरा डॉक्टर है, उसने डायग्नोस कर भी लिया कि कोई बड़ी प्रॉब्लम है, वो क्या कहेगा, अरे कोई नहीं यार मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं, हमें ना तुम्हारे साथ, बस ये दवाइयां खाते रहना, हफ्ते में 2 बार मिलते रहना, और एकदम मस्त रहना, खुश रहना, टेंशन मत लेना, मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ। दूसरी ये बातचीत होती है, समझ गया ना मेरी बात, दोनों में अंतर है। बोलने की कला आनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। चलिए
तो हमारा पहला सवाल था प्रेशर एंड स्ट्रेस। अब सुनो, प्रेशर का मैंने आपको फॉर्मूला दिया फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेस जानते क्या होता है? स्ट्रेस दिमाग का स्ट्रेस, तनाव, वो स्ट्रेस की बात नहीं कर रहा। स्ट्रेस का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं खींचते हैं, है ना? खींच के जब आप छोड़ते, बहुत ज्यादा खींच दो तो टूट जाएगी, थोड़ा सा खींचो, छोड़ दो, वापस जाती है। तो इसका मतलब उसके अंदर कोई तो फोर्स ऐसा बना होगा ना जो उसको वापस लेके आ रहा है, अपने आप तो नहीं जाएगा। तो यही अंदर बनेगा फोर्स बटे एरिया डिवाइड बाय एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का भी जो फॉर्मूला हुआ, अभी मैं सीधे लिख रहा हूं, ये भी होता है F अपॉन ए, बट क्या होता है प्रेशर। अब दोनों में अंतर सुनना, मजेदार, बहुत बढ़िया। प्रेशर जो होता है वो बाहर से लगता है। अबे इससे अच्छा तो बहरे लिख देता, कुछ तो मतलब निकलता इस बात का। बाहर से लगता है, ठीक। ये जो होता है ये अंदर लगता है, और इसीलिए इन दोनों के नाम अलग अलग हैं। फिलहाल के लिए इतना जानकारी ले लो। तो प्रेशर और स्ट्रेस है सेम, बस एक बाहर से लगता है, दूसरा अंदर से लगता है। जैसे मैं आपकी बॉडी को करूंगा नहीं, दो सरफेसेस के बीच में दाब दूं उठा के, मतलब आपको बीच में खड़ा कर दिया और आपको बीच में खड़ा करके मैंने इधर से अपनी गाड़ी लगा दी, इधर से दूसरी गाड़ी लगा दी, वो प्रेशर है। अरे नहीं, अच्छा एग्जांपल देते हैं। हम लोग क्लास में है तो ये जो एयर है क्या हमारे ऊपर प्रेशर लगाती है? बिल्कुल लगाती है, तो ये एक्सटर्नल हो गया। अब जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो इंटरनल है, ठीक। दूसरा एग्जांपल सुनो, रबर को, रबर बैंड का एग्जांपल दिया था। रबर बैंड को आप खींच रहे हो तो आप बाहर से फोर्स लगा रहे हो, तो वो फोर्स डिवाइड बाय एरिया। लेकिन रबर में जो अंदर डेवलप हुआ जिसकी वजह से वो वापस आएगी, वो इंटरनल प्रेशर, वो इंटरनल फोर्स है। तो वो इंटरनल फोर्स डिवाइड बाय एरिया, उसको बोलते हैं स्ट्रेस। और तभी हम कहते हैं कि दिमाग में स्ट्रेस ज्यादा है, क्योंकि दिमाग अंदर होता है बॉडी के। कभी नहीं कहते दिमाग पे प्रेशर आ रहा है। प्रेशर तो कभी कभी बोला जाता है, लेकिन जो दिमाग के लिए सही वर्ड है वो स्ट्रेस होता है। समझ गए बात? अंतर समझ गए? अरे छोड़ो, फॉर्मूला समझ गए? तो अब ये बताओ, एफ अपॉन ए भी है, एफ अपॉन ए भी। अभी क्या लगता है, डायमेंशंस फॉर्मूले सेम होंगे अलग होंगे? सेम होंगे। आगे करने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि फोर्स भी देख चुके हो और एरिया भी देख चुके हो, राइट। बट फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि दोनों में से किसी एक को सॉल्व करके जरा मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के बताओ, देखो क्या आता है। कोई बोला? हाँ, ml3t की पावर -2। एक कहावत सुनी है तुमने, जल्दी काम शैतान का, शैतान ना बनो बालक। बोलो पूरा। ml-1 t-2 कितनों ने लिख डाला इतनी देर में? ml-t-2 कितनों ने लिख डाला इतनी देर में? अरे लिख डाला, चलो कितनों को पता लग गया, कितनों ने बोल लिया, कितनों ने सोच लिया। अब बताओ कितने हैं? हाँ, अब हाथ उठे सही से, ठीक। देखो भाई, एक चीज, कभी मैं हाथ उठवाऊं क्लास में, पहला नियम बना लो, पूरा हाथ उठाना, ठीक। आधा हाथ नहीं उठाया जाता कभी, समझ गए ना? आधे आधे। अच्छा चलिए मैं करके देता हूं। देखो, प्रेशर आपने लिखा, फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेस का भी सेम चलेगा, तो कोई अलग से करना नहीं है आपको। ये फोर्स तुमने अभी निकाला था या नहीं? और एरिया होता है यूनिट पे जाओ, मीटर का स्क्वायर होता है। एरिया क्षेत्रफल क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है कि नहीं? तो ये दोनों समझ में आए? क्लियर कट आए? अच्छा, अभी क्या करोगे? ml-1 t-2। अभी ये कैसे जादू हो गया भैया? ये l ऊपर लाओगे, पावर -2 बनेगा। पावर -2 इसका 1 है, इसका -2 हो जाएगा, ऐड करोगे -1 बनेगा। समझ गए पूरी बात? समझ गए पूरी बात? पीछे वाले भैया क्लियर है? नोट कर लीजिए। तो इसके लिए भी डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा तुम्हारा ml-1 t-2, और इसके लिए भी आ जाएगा ml-1 t-2। समझ गए?
एक अगला सवाल है, तो अगर पहला सही है, अच्छा स्ट्रेन का बताऊं, कोई मुझे बताएगा स्ट्रेन हिंदी में कहते हैं विकृति, बगल में लिखा हुआ देख भी सकते हैं आप। नहीं होता है, डायमेंशन लेस होता है। कुछ टर्म ऐसे होते हैं, चलिए आपको एक और चीज बताता हूं, लेकिन अब जिक्र होने लगा है तो मैं बोलता हूं आपके आगे। कुछ टर्म होते हैं जो डायमेंशन लेस भी होते हैं, जो यूनिट लेस भी होते हैं, मतलब उनके ना ही यूनिट होगी और ना ही डायमेंशन होगी, डायमेंशन नहीं होती। आइए दोनों से आज परिचय करते हैं, ठीक है। अरे भैया वही करने जा रहा हूं, समय तो दो, थोड़ा वक्त दीजिए। देखिए कुछ टर्म ऐसे होते हैं जिनके ना ही यूनिट होती है ना ही डायमेंशन होती है, तो मैं यहां पर लिखूंगा टर्म्स एंड नो डायमेंशंस। ऐसे होते हैं जिनके ना ही मात्रक होते हैं और ना ही विमाएं होती हैं, ठीक। तो इसका मैं हिंदी अनुवाद डाल दे रहा हूं। जैसे टर्म्स को आप क्या लिखोगे, पद, तो कुछ पद ऐसे होते हैं जिनके मात्रक या नो यूनिट, समझ गए तुम लोग कि मैं लिखूं पूरा, तो नो मात्रक मतलब ना मात्रक है और नो डायमेंशन ना ही विमाएं, ठीक है। अब तो समझ में आ जाएगा ना ये कि कुछ पद ऐसे होते हैं जिनके मात्रक भी नहीं होते और विमाएं भी नहीं होती। सम टर्म्स हैविंग नो डायमेंशंस एंड नो यूनिट्स। आइए पहला एक नाम, चलो गैस करो अच्छा क्या होता होगा। एक आंसर आया इधर से, दूसरा बोल। एंगल, एंगल 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 डायमेंशन नहीं होता ना, मैंने लिखा। अब एग्जांपल लो डायमेंशन भी, मतलब अभी आपको उन शब्दों का चयन करना है जिसका यूनिट, मात्रक और विमाएं दोनों ही ना हो। ये बोला इसने। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे पहला एग्जांपल दिया जा रहा है। हिंदी में क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये पहला एग्जांपल है, ठीक। ये रहा, इसका फॉर्मूला देता हूं तुमको। इसका सिंबल होता है म्यू, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। एयर समझ गए, एयर और वैक्यूम कहते हैं, मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, माध्यम में प्रकाश की चाल। मीडियम समझते हो ना, माध्यम। हिंदी लिखना है क्या, तुम बताओ, तुम जैसा कहो वैसा करो, लिखे, सही है, आ गया इसी में। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल। इसका जो सिंबल होता है वो होता है सी, ये इससे परिचय होगा आपका, बहुत पुराना परिचय होगा। और ये होता है वी, ये होता है म्यू। अब ये डायमेंशन लेस क्यों होता है वो देखिएगा, ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, तो आप इसमें लिखोगे मीटर पर सेकेंड, यूनिट डालोगे इसकी, और इसकी भी क्या डालोगे, मीटर पर सेकेंड। और टेक्निकली देखो तो दोनों यूनिट्स के क्या हुई, कट गई, ये भी कटी, कोई बचा नहीं बचा। तो म्यू का अगर कोई फिर भी पूछ ही ले कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लिख सकते हो m0 L0
T0, क्योंकि किसी की भी पावर जब 0 आ जाती है तो वो नंबर 1 के बराबर हो जाता है, राइट? तो जब कभी आपको ये शो करना है कि दिए हुए टर्म में डायमेंशन नहीं है, तो आप सारे टर्म्स की पावर 0 लिख सकते हो, ठीक है? नोट कर लो अगर लिखना है। हो गया? डन? कोई नहीं, लिख लो, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा एग्जाम्पल कोई बताएगा? स्ट्रेन, इसका चर्चा तो इसी की वजह से तो शुरू हुआ ये। तीसरा कोई बताएगा? अब बताओ तो जाने। डायपोल कांस्टेंट? नहीं। परावैद्युत नियतांक वो भी रेशियो होता है, सही बोली। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन आर बोलते हैं उसको बेसिकली, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, वो भी सही है। कई सारे निकल आते हैं। एक आपने नाम सुना है रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्षिक घनत्व, सुना है? एक वो भी होता है। अब लिख गया बेटा? अब लिख गया? दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। विकृति। अब देखिए स्ट्रेन को बेसिकली डिफाइंड कैसे किया। हमने लिखा जो स्ट्रेन होता है, एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिख रहा हूं तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। वैसे तो हम लोग दिखाते हैं चेंज इन साइज डिवाइड बाय ओरिजिनल साइज, बट वो साइज में मैं लेंथ अगर लिख दूंगा ना तो आपको ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है? तो मैं लिखूंगा चेंज इन लेंथ। चेंज का मतलब परिवर्तन, तो लंबाई में परिवर्तन, क्लियर है बेटा आपको पीछे? डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब ये क्या है, एक फिगर आपको मैं दिखाता हूं। एक हमारे पास ये रॉड है, रॉड ले लो, रबर बैंड ले लो, कुछ भी ले लो। ये दीवार से इसका एक हिस्सा हमने, वॉल मतलब दीवार, दीवार से एक हिस्सा फिक्स कर दिया। फिर क्या काम किया मैंने काम ये किया कि मैं इस पर एक फोर्स लगाने लगा, एक बल लगा दिया मैंने, ठीक है? फोर्स के द्वारा मैं इसको खींच रहा था तो इसकी थोड़ी सी लंबाई में परिवर्तन हुआ, तो इसकी लंबाई में मैंने देखा यहां तक का चेंज आया, और ये चेंज किसके बराबर था? डेल्टा एल के बराबर था। ओरिजिनल लंबाई कितनी है इसकी? एल। अब आप फॉर्मूला समझ गए कैसे लिखना है? चेंज इन लेंथ यानी डेल्टा एल डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो मैंने लिखा जो स्ट्रेन है यानी कि विकृति है, क्या मैं इसको डेल्टा एल बाय एल लिख सकता हूं? चेंज इन लंबाई, लंबाई में परिवर्तन कितना दिख रहा है? डेल्टा एल, और डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनली तो वो एल की लंबाई पे थी ना, तो डेल्टा एल बाय एल। अच्छा अब ये बताइए, अगर आप लंबाई को मीटर में ले रहे हैं तो डेल्टा एल भी तो मीटर में ही आएगा, और ओरिजिनल वाला भी आएगा, नहीं आएगा, है ना? तो क्या इसको मैं मीटर अपॉन मीटर ऐसे लिख सकता हूं? अगर मैं यूनिट लिख रहा हूं तो क्या मैं इसको काट सकता हूं? बोलिए, कटने के बाद कुछ बचा? नहीं बचा। तो डायमेंशन में क्या लिख सकते हो? m0 l0 t0। मतलब कैसा टर्म हो गया ये? कैसा टर्म हुआ ये? डायमेंशन लेस। समझ गए? क्लियर है बात? लिख देता हूं इधर, चलिए आपके लिए मैं लिख देता हूं। ये है
डायमेंशनलेस मतलब विमा रहित, डायमेंशनलेस मतलब विमा रहित, समझ गए? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? कोई कुछ बोला? ओरिजिनल, जो उसकी अपनी शुरुआती लंबाई थी, जो एल लिखा है, देखो ओरिजिनल लेंथ की जगह क्या लिखा है? एल, मतलब जो इसका अपना लेंथ था वो ओरिजिनल, वास्तविक लंबाई कह सकते हो, बिल्कुल सही है। लाइए मैं लिख देता हूं, ठीक है बालक? किसकी यूनिट भी तो कट गई, मीटर मीटर से कट गया ना। इसके लिए एक चीज और लिख देता हूं, मात्रक रहित भी है। अच्छा एक बात बताऊं, मैंने यहां हेडिंग में क्या लिखा था, ध्यान दो, टर्म्स हैविंग नो यूनिट्स, डायमेंशन। तो पहला आ गया ना ही यूनिट ना ही डायमेंशन, दूसरा आ गया ना ही यूनिट और ना ही डायमेंशन, तीसरा एक टर्म और है, रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्षिक घनत्व कहते हैं। ये लिख गया सबका? डन हो गया? कोई मुझे बताएगा रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला? सापेक्षिक घनत्व, मैं बार बार उन लोगों की तरफ देख रहा हूं जो बताते हैं ना भैया, वो तो घनत्व होता है, सापेक्षिक घनत्व कुछ एक अलग चीज होती है। फिर से बोला, कुछ गलती है। जो जैसे मान लीजिए निकालनी है, किसी बॉडी का घनत्व निकालना है, तो हम क्या करते हैं, जो बॉडी का मास है, जो उसका द्रव्यमान है, डिवाइड पे उसका आयतन, उसका वॉल्यूम कर देते हैं। तब हम डेंसिटी का फॉर्मूला डालते हैं, मास बाय आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। अगर किसी बॉडी की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी, सापेक्षिक घनत्व, अब एक एग्जांपल समझिएगा, जैसे बॉटल है, इसके अंदर क्या भरा है? पानी, थोड़ा कम हो गया वो एक अलग बात है, लेकिन आप समझ लोगे। अब पीस डाल दिया, तैरेगा? हो सकता है कोई ऐसी बॉडी डाल दो जो डूब भी जाए, कुछ भी हो सकता है। अब मान लीजिए कोई लकड़ी का मैंने पीस डाला, तो मैंने कहा कि वुड की एक अपनी डेंसिटी है, वही लकड़ी का टोटल मास डिवाइड बाय लकड़ी का वॉल्यूम, ठीक है ना? उसकी अपनी डेंसिटी जो भी है, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर किसी ने हमसे कहा कि डेंसिटी बताइए वुड की विद रिस्पेक्ट टू वाटर, पानी के घनत्व के सापेक्ष लकड़ी का घनत्व बताइए, विद रिस्पेक्ट टू वाटर यू हैव टू फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ वुड। ठीक, हम क्या करेंगे, लकड़ी की डेंसिटी बटे डिवाइड बाय पानी की डेंसिटी, समझ गए? वुड की डेंसिटी डिवाइड बाय लिक्विड की डेंसिटी। अब एक खास बात और होती है कि इसमें लिक्विड का जो तापमान है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कितना डिग्री? 4 डिग्री। अब मैं आपके सामने लिखता हूं फॉर्मूला, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। पहले जो वो समझ में आया, जो बॉडी आपने पानी में डाली उसकी अपनी डेंसिटी डिवाइड बाय पानी की डेंसिटी, पहले तो इतना याद रख लो। जो बॉडी आपने पानी में डाली है उसकी डेंसिटी, उसकी खुद की डेंसिटी डिवाइड बाय पानी की डेंसिटी, ठीक? अब पानी की डेंसिटी कितने टेम्परेचर पर लेनी तुमको? 4 डिग्री सेल्सियस पर, बस ये याद रखना, ठीक है ना? छोटा सा फॉर्मूला होता है। तो मैंने क्या बोला, रिलेटिव डेंसिटी, तीसरा टर्म क्या है? रिलेटिव डेंसिटी। अब देखो रिलेटिव डेंसिटी है, तुमको एक्सप्लेन करना है ये, तो मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं। अच्छा हिंदी वाला नाम लिख दूं क्या? ठीक है, सापेक्षिक घनत्व। तो रिलेटिव डेंसिटी को मैं शॉर्ट में अब जब भी लिखूंगा तो मैं आरडी के नाम से लिखूंगा। किस नाम से? आरडी के नाम से।
तो मैंने लिखा आरडी रिलेटिव डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी, इसका मतलब क्या हुआ, वस्तु का अपना घनत्व, ठीक, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। बॉडी का अपना डेंसिटी, बॉडी का अपना घनत्व डिवाइड बाय पानी का घनत्व एट 4 डिग्री सेल्सियस। बॉडी की डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। समझ गए होंगे आप सब लोग, कई बार बोला मैंने। अब डेंसिटी अपॉन डेंसिटी है, यहीं से तुमको कुछ समझ में आना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया तुम्हारा डेंसिटी। ये भी तो डेंसिटी है, ये भी तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होना चाहिए ना। तो ये भी हो गया तुम्हारा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पूरा कट जाएगा, बताइए, कट के खत्म हो गया। तो ये कैसा टर्म है, ये यूनिट लेस भी हो गया और डायमेंशन लेस भी हो गया। इसके बारे में मैं लिखूंगा यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस। समझ में आ गई, बताओ। तो जो रिलेटिव डेंसिटी है ये यूनिटलेस मतलब विमा रहित, एंड डायमेंशन लेस मतलब मात्रक रहित एंड विमा रहित। समझ गए, यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस। कोई डाउट है किसी को, क्लियर है। अब 4 डिग्री सेल्सियस पे इसलिए लेते हैं क्योंकि पानी का जो डेंसिटी होता है ना वो 4 डिग्री पे मैक्सिमम होता है। जब ये सब आर्टिकल पढ़ाएंगे तो अपने आप में बोलूंगा, अभी तो फॉर्मूला इंट्रोडक्शन दे रहा हूं क्योंकि उसी का काम ही है खाली। अच्छा, अब एक आध टर्म ऐसे भी होते हैं जिसमें यूनिट्स होती हैं बट डायमेंशंस नहीं होती हैं। कोई एक एग्जांपल बताइए। एंगल, यूनिट आप डिग्री में बोलते हैं, रेडियन में बोलते हैं, लेकिन उसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। पहले बताओ, ये समझ में आ गया पूरा, तुम्हें आ गया। अब देखो क्या है, अब एक हेडिंग पड़ेगा, एंगल हैविंग यूनिट्स बट नो डायमेंशंस। एंगल नहीं, टर्म्स। एक काम करते हैं, जो बोला वही लिखते हैं। एंगल्स हैविंग, क्योंकि इसके अलावा एग्जांपल वैसे बनता भी नहीं है। एंगल्स यूनिट्स बट हैविंग नो डायमेंशंस। बात समझ में आई। एंगल्स जो होते हैं उनके पास यूनिट्स तो होती है लेकिन डायमेंशंस नहीं होती। और इस लाइन को आप नोट करके लिख लें तो आपके काम आएगा, ठीक। जैसे एंगल एक्चुअली दो तरह के होते हैं। एक होता है प्लेनर एंगल जिसको हम लोग 2 डायमेंशनल एंगल के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है 3 डायमेंशनल एंगल जिसको सॉलिड एंगल के नाम से जानते हैं। मतलब एक एंगल वो होता है जो प्लेन में काम करता है, जैसे जिसको हम लोग नॉर्मली नापते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। ये होता है एंगल ऑन अ प्लेन, एक समतल पे बनने वाला कोण। दूसरा होता है 3 डायमेंशनल एंगल, त्रिज्यामिति में जो एंगल हम लोग यूज करते हैं उसको सॉलिड एंगल कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं सॉलिड एंगल को? घन कोण। समझ गए? सॉलिड एंगल क्या कहते हैं भैया? घन कोण, याद रखिएगा। तो एक होता है प्लेनर एंगल, नॉर्मली उसको एंगल ही बोलते हैं, और एक होता है सॉलिड एंगल, ठीक। दोनों में अंतर क्या, पहले ये सुनो। जो प्लेनर एंगल होता है वो हमारा प्लेन है, प्लेनर बॉडी है कि नहीं? इसमें देखें कुछ शायद तिजोरी में कुछ पड़ा हो।
इनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, जाने दो यार, किसी काम के नहीं है ये। इससे पहले फिगर इसका मतलब डालनी पड़ेंगी, उसके बाद आएगा, है ना, कोई बात नहीं। आइए चर्चा करते हैं भाई। तो एक हमारे पास होता है, जैसे आपने देखा होगा इस तरह का आर्क है। अब किसी ने कहा कि और अच्छा रिप्रेजेंटेशन देता हूं, जैसे मान लीजिए हमारे पास इस तरह का एक सर्कल है। इस सर्कल का जो रेडियस है, रेडियस समझते हैं, त्रिज्या, वो कितनी है, मान लीजिए आर। अब इस सर्कल से हम एक पोर्शन को काट रहे हैं, ठीक है, काट रहे हैं या डार्क कर रहे हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे। ये रेडियस तो अभी भी उतनी रहेगी ना, रेडियस थोड़ी बदल जाएगी। हाँ, लेकिन ये मैं कह सकता हूं ए से बी तक जो पोर्शन है वो एक हमने आर्क सेगमेंट निकाल लिया इससे। अब ये आर्क सेंटर में कितना कोण बनाएगी, कितना एंगल बनाएगी, मैंने बोला थीटा, ठीक। इस थीटा के लिए एक फॉर्मूला होता है, कोई बताएगा? किसी को याद है? हिंदी में कहते हैं इसको चाप, इसको कहते हैं त्रिज्या, इंग्लिश में कहते हैं आर्क, इसको कहते हैं रेडियस। अब बताओ, आर्क अपॉन रेडियस, चाप बटे त्रिज्या, सब लोग जानते हैं, पता है, पक्का? इज इक्वल टू आर्क अपॉन, ज्यादा कुछ नहीं करना, यहीं से सब निकल के आ जाएगा। अब देखिए आर्क क्या है, बेसिकली ये लंबाई है यहां से यहां तक, लेंथ है ना, और लेंथ को आप मीटर सेंटीमीटर ऐसे ही लिखते हो, बोलिए। तो अगर मैं सर्कल है तो मान लो सेंटीमीटर लेके चल रहा हूं सपोज, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, सेंटीमीटर। या छोड़ो और अच्छा दिखाता हूं, इसको तुम क्या लिखते हो, लेंथ। भाई आर्क क्या है, लंबाई है ना, लेंथ ही तो हुआ। रेडियस क्या है, त्रिज्या। अरे ये भी तो लेंथ हुई, सेंटीमीटर ही तो बोलते हो, इसकी भी यूनिट सेंटीमीटर, मीटर जो भी है। तो रेडियस भी क्या हुई, हुआ। अब बताओ लेंथ अपॉन लेंथ सब कट गया। तो मान लो इसको तुम सेंटीमीटर लिखते हो या इसको भी तुम सेंटीमीटर लिखते हो, दोनों कट गए कि नहीं? या मीटर मीटर लिखोगे तब भी कट जाएगा कुल मिला के। तो बताओ यूनिट के नाम पे या डायमेंशन के नाम पे अभी कुछ दिख रहा है? नहीं। लेकिन अब बारी आई कि इसकी यूनिट क्या होती है। ये सब कटने के बावजूद हम लोग इसकी यूनिट्स बोलते हैं पहला, डिग्री, जिसका सिंबल ऐसे एक छोटा सा गोला बना देते हो नंबर लिखने के बाद ना, जैसे 30 डिग्री 45 डिग्री, तो ऐसा एक छोटा गोला बनाते हो कि नहीं ऊपर। अच्छा, दूसरा होता है रेडियंस। एक आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूं बढ़िया चीज, रेडियन का कोई सिंबल बताएगा? RAD। एक और होता है C बोलते हैं, किसी की भी पावर ऐसे C लिख देते हैं तो वो रेडियन होता है। लेकिन आप अगर इसमें सेट हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप रेडियन लिख दो, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा प्लेन एंगल या प्लेनर एंगल, जो किस तरह से आप देखो एक प्लेन पर ही हम उसको मेजर करते हैं। पोछा लगाना समझते हो? जैसे क्या हुआ, हमने इतना बड़ा हाथ है तो क्या किया, यहां से यहां तक पूरा ऐसे पोछा लगा, लग भी रहा है। मेरी बात समझ में आ गई ना? अरे बेस्ट एग्जांपल आ गया दिमाग में, कार का वाइपर तो चला दीजिए, पूरा एरिया स्वेप्ट कर देता है, पूरा ना, पूरा साफ कर देता है, तो वो भी आर्क बनाता है और में ही चलता है। तो बस ये वैसे ही कुछ सीन है, राइट। तो ये हो गया प्लेनर एंगल। तो मैं इसको लिख देता हूं, कौन सा एंगल, प्लेनर एंगल या प्लेन एंगल। ठीक, और इसको ये भी लिख सकते
डायमेंशनल एंगल। टू डायमेंशनल इसलिए कह रहा हूं मैं, एक सेकंड ध्यान से सुन लो। टू डायमेंशनल इसलिए बोला क्योंकि एक प्लेन पर हमने इसको चेक किया, और कोई भी प्लेन होता है वो हमेशा दो अक्षों से ही, दो डायमेंशन से ही तो बनता है मिलके। जैसे बोर्ड का प्लेन है, अगर आप इसको ओरिजिन बोल दें तो क्या ये वाई एक्सेस है, क्या ये एक्स एक्सेस होगा? तो एक्स और वाई को मिला के ही तो एक प्लेन बना। अब मेरी बात समझ गए ना? लिख लीजिए अगर लिखना है आपको। तो ना ही इसमें यूनिट है और ना ही डायमेंशन। डायमेंशन भी लिखना है अगर आपको, तो डायमेंशन भी आप क्या लिख दोगे? m0 l0 t0। बाकी यूनिट सब काट के मैंने वैसे ही दिखा दिया आपको। अगला होता है 3D एंगल, 3 डायमेंशनल एंगल। हो गया? अच्छा, एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं आपसे। जैसे कोई एक बंदा है या कोई कार है, मान लो एक सर्कल में ऐसे चल रही है, तो जैसे मान लीजिए यहां से वो अपना मोशन शुरू करती है और इस तरह से पूरा वो एक चक्कर कवर अप कर लेती है फुल, तो टोटल कितना एंगल बनता है? 360 डिग्री बनता है। क्या एक तरह से देखा जाए एक चक्कर में यही मैक्सिमम वैल्यू होती है? ठीक, तो ये कितना जा सकता है? 360 डिग्री। इसलिए बोला है ना। और इसको हम लोग रेडियंस में लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं? 2 पाई रेडियंस। इसलिए बोला अभी जब आपको सॉलिड एंगल पढ़ाऊंगा ना, तो आपको अंतर समझ में आएगा दोनों में। तो हमारी ये लिख गया, सबका लिख गया? चले आगे। तो हमारा जो अगला आता है वो क्या कहलाएगा? सॉलिड एंगल। हिंदी में कहते हैं उसको घन कोण। फील कराता हूं पहले तुमको, तब तुम्हें ज्यादा अच्छा। कभी चने खाए आपने खरीद के मार्केट से? किस में देता है? ऐसा तो नहीं मग में बनाता, तुमसे कहता हाथ खोलो किस में देता है बताओ? कोन में बना के देता है। और उसको है बोला बर्थडे कैप। हाँ भाई, कोन बिल्कुल सही है। बर्थडे कैप भी हो सकता है एग्जाम्पल। जैसे ये है, अब 2D एंगल और 3D एंगल तुमको दोनों समझ में आएगा। अब किसी ने जैसे हमसे कहा कि सर आपने कोन बहुत बढ़िया बनाया है, अब मैं फिर उसको एक अपने दर्द भरी झूठी कहानी सुनाऊंगा। जैसे नहीं वो इंडियन आइडल होता है, जो कोई भी डांस वांस के होते हैं, तो अरे केबीसी में भी होता है, ये तुमको सच बताएं, केबीसी में भी होता है। आदमी पता लगा उसको यही नहीं पता होता उसकी कौन सी कहानी दिखाई जाने वाली है। तो फिर मैंने झूठी कहानी बताई, बेटा मैं बचपन में चने बेच बेच के पढ़ा हूं, तभी इतना अच्छा कोन बना लेता हूं। देखिए, इसके अंदर देखना है, ठीक? मतलब ये मैं नहीं कह रहा क्या लिखा है वो भी पढ़ो, इसके अंदर देख लो बस तुम लोग। फील आया कुछ? ठीक, आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि इस तरह का कोनिकल सेक्शन आप देख रहे हैं? अगर मैं इसके अंदर एक लाइट डाल दूं छोटी सी, तो जो उसकी रोशनी निकलेगी, क्या वो इसी शेप में ऐसे बाहर निकलेगी? तो ये जो कंप्लीट एरिया कवर हो रहा है, यही एरिया जिस एंगल से कवर होता है वो कहलाता है सॉलिड एंगल। तुमने असाइनमेंट का तो नहीं बनाया? तुम्हारा तोड़ के एंगल बना देंगे, हम भी तो बना सकते थे, मेरे पास भी तो पड़ी है। ठीक, क्योंकि अभी मैं क्या करने वाला हूं, इसके बाद तुम वो भी कर गुजरोगे, है ना? तो असाइनमेंट की ऐसी तैसी हो जाएगी।
इसलिए बोला मैंने। अब मेरी बात समझ में आई? तो ये जो एक ये निकल रहा है पूरा, अगर आप एक लाइट इसके अंदर डाल देंगे तो वो लाइट ऐसी ही तो बाहर आएगी ना, इस तरह से, दिस वन। आप सबको फील आती है चीज? तो ये जो एंगल कवर हो रहा है, कोन के फॉर्म में जो एंगल कवर हो रहा है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? इसको अपन लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल, राइट। 2 डायमेंशनल देखना चाहोगे? जैसे जब कभी आपसे आपकी लड़ाई किसी से हो जाती है, जैसे मान लो आपके कभी छोटे भाई बहन पे आपको गुस्सा आया, पिटाई तो कर नहीं पाओगे, इनके दिल की बात बता रहा हूं इसका मतलब मैं पिटाई तो कर नहीं पाती होगी, फिर क्या करती हो? पिटाई कर देती हो। हाँ, तब सही है। जैसे कभी कभी घरों में होता है नहीं कि छोटे भाई को मार दो तो बड़ा वाला भी पिट जाता है काम काम में, अरे छोटा है क्यों मारा, तब गुस्सा कैसे निकाला जाता है? भले आप उसका नाम लिख लें, पूरा बिल्कुल रौंद डालो इसको, एकदम होगा छोटे भाई का गुस्सा। अब ये एंगल वेट कर लियो, क्या ये थीटा लिखा दिख रहा सबको? दिखा? ये एंगल जो कवर हुआ, ये जो एंगल कवर हुआ, अभी मेरी बात समझ में आई? थीटा दिख गया ना सबको? अब बताओ सबको दिख रहा है? ठीक, कवर हुआ, ये एंगल कवर हुआ है। तो दिस इज 2 डायमेंशनल एंगल जो आपने पीछे पढ़ा है, ठीक। तो हवा भर के खुला फिर से तो कुछ तो जान आई जाएगी, आ गई। और ये जो अंदर से सॉलिड आया है पूरा, ये जो लाइट निकल रही थी अंदर से, दिस इज व्हाट, दिस इज सॉलिड एंगल। अभी आप बताओ, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है स्टे रेडियन। क्या होती है? स्टे रेडियन। हिंदी में भी यही बोलते हैं बेटा, हिंदी में कोई दूसरा नाम नहीं है, स्टे रेडियन, ठीक। और ये कैसे अब तुम दिखाओगे, देखना, ये ऐसे घुमा के बना दो थोड़ा, तो तुम्हें फील आ जाएगा कोन वाला, आएगा कि नहीं? नहीं, अगर ऐसे बना दोगे तो कोन वाला फील तो एक बार नहीं आएगा, लाउड स्पीकर वाला फील जरूर आ जाएगा। लाउड स्पीकर बना दिया हमने, ऐसे तुम्हें कोनिकल सेक्शन का फील आएगा ना। सही कह रहा हूं कि नहीं? चने वाला कोन भी ऐसे ही होता है, तिरछा ऊपर से, ठीक। अच्छा, ये जो कंप्लीट कोनिकल एंगल है, मैंने बनाया ऊपर से, लेकिन है ये अंदर वाला, क्योंकि अब अंदर घुस के तो बना नहीं पाऊंगा। तो कंप्लीट कोनिकल एंगल, राइट, कंप्लीट कोनिकल एंगल, ये क्या हुआ तुम्हारा? सॉलिड एंगल होता है। आप बताओ, इसकी जो यूनिट होती है वो स्टे रेडियन होती है, वो भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। अब बार बार एक ही बात तो नहीं लिखूंगा मैं पूरा, तो इसकी जो यूनिट होती है क्या होती है? स्टे, STE, स्टे रेडियन। हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं, स्टे रेडियन, पूरा हिंदी में लिख डालो अगर तो, कोई दूसरा नाम नहीं होता, समझ गए? हिंदी में लिख दूं क्या? बोलो, पक्का ना? ठीक। ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, यानी डायमेंशन कैसे लिखोगे? M0, L0, T0। जैसे हमने वहां पे मैक्सिमम वैल्यू देखी थी 2 पाई, याद है? 2 पाई देखी थी मैक्सिमम वैल्यू। इसकी मालूम है क्या होती है? पूरा ऐसे कमल खिला दो पूरा, वो होती 4 पाई। सर्कल में पूरा घूमोगे 2 पाई, पूरा ऐसे 3 डायमेंशनल में जब तुम खोल दोगे पूरा, तो वो होता है 4 पाई, राइट। तो इसकी यूनिट कितनी होती है? मैक्सिमम वैल्यू इज 4 पाई। नेक्स्ट क्लास में से और आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। आपका समय पिछली बार भी मैंने आपके करीब कितने 15-20 मिनट ओवर पढ़ाया था ना, हो ही जाता है, पता नहीं चलता। फिर ये लगता है कि एक टॉपिक चल रहा है तो बीच में क्यों छोड़े, उसको खत्म करके ही छोड़े। अब ये बताओ, आज जितना बताया समझ आया? स्पेशली 1, 2, 3, 4, आप चारों बताया बेटा? एकदम क्लियर? 100% आपको? तुम्हें बेटा क्लियर है? ठीक, गुड।
बाकी सब लोग कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? गुड। चलिए मुलाकात करते हैं कल फिर, ठीक है। इसके आगे से बुकलेट दी है, लेके आनी है आपको हर क्लास में जब तक ये चैप्टर चल रहा है, क्योंकि अभी इस चैप्टर में भी सारा कुछ नहीं है, इसका एक पार्ट अभी और मिलेगा, ठीक है।